गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 फ्रॉम सोशल साइंस टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। और हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा था स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि अगर साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो भारत देश का जो संस्कृति है, जो इतिहास है, जो धरोहर है, वो क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। Man took help of expressions, symbols, drawings and sounds to communicate his thoughts, ideas, feelings and emotions to others. This led to invention of dialects and scripts. This script contributed to the development of language. Over a period of time, language was being used for expression of thoughts. The constructive use of language led to creation of literature. इंसान ने क्या किया, अपने हाव भाव को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल्स को, ड्राइंग को या फिर कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें उसके विचार होती थी, उसकी फीलिंग्स होती थी, उसकी इमोशंस होते थे, उसने कुछ सिंबल्स का, कुछ ड्राइंग का, कुछ फेशियल जेस्चर का, बॉडी जेस्चर का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, इन्वेंशन हुई यानी आविष्कार हुआ किसका, एक तो स्क्रिप्ट यानी लिपि और डायलेक्ट मीन्स बोली की। ये जो स्क्रिप्ट थी, लिपि जो थी, इसने लैंग्वेज यानी भाषा में बहुत अहम रोल निभाया है प्रगति का। ऐसे काफ़ी टाइम पहले अगर हम बात करें तो भाषा जो थी वो क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हम हमारे अंदर रही हुई जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सोच है, उसे सामने वाले तक पहुंचा सके। और इसी वजह से कहीं ना कहीं लैंग्वेज को बनाने के बाद ही वहाँ से एक नई चीज़ शुरू होती है, वो है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। From ancient time, Indian literature is known for its diversity and uniqueness. Indian scholars divided ancient literature into Vedic and classical literature. Besides this, some folk literature was also popular. पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो भारत में भारतीय साहित्य जो है वो अपनी भिन्नताओं की वजह से और जो यूनिकनेस है, दूसरों से जो अलग पड़ता है, उसके लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने ऐतिहासिक पुराने साहित्यों को दो भाग में विभाजित किया है। पहला है वैदिक और दूसरा है क्लासिकल। इसके अलावा कुछ फोक लिटरेचर भी उस टाइम पे प्रसिद्ध हुए थे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पहला टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो यानी बोली भाषा को छोड़ करके जो मेन बात आती है वो है बात करने का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके बारे में, और हमारा साहित्य। If we quickly look at the history, we can see an emergence of variety of languages since centuries. These languages influenced one another and it resulted in development of literature. As a result, some new languages and literature have developed and flourished. The best example of this Sanskrit language is Sanskrit language. Sanskrit language is less in use in present time, but religious ceremonies and worshipping rituals are dealt in Sanskrit language. अगर हम हमारे इतिहास को फटाफट दोहराएं तो हम आसानी से देख सकते हैं बहुत सी भाषाओं की वैरायटी हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। इन भाषाओं का जो असर है उसने हमारे साहित्य की प्रगति में काफ़ी अहम रोल निभाया है, और परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, हमारी जो भाषा है और हमारा जो साहित्य है वो काफ़ी अच्छे से पला बढ़ा है और फैला है। जैसे एग्जांपल अगर हम दें तो संस्कृत भाषा की देखने जाएं तो आज के डेट में संस्कृत भाषा का इतना इस्तेमाल नहीं है, बट हम जानते हैं जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, या जो दूसरी रिचुअल्स यानी अपने अपने तरीके का पूजा पाठ करवाने का जो तरीका होता है, वो सब किस भाषा में किया जाता है, तो ओनली इन संस्कृत लैंग्वेज। Generally, language provides opportunity for the humans for better expressions and understanding. India's most ancient script is that of Harappan civilization, which has not been deciphered, and so we have not obtained much information about their languages. सामान्य तरीके से देखने जाएं तो इंसानों को एक बहुत अच्छा मौका मिला था भाषा की मदद से अपने एक्सप्रेशन से अपने विचारों को और अपनी समझ को दूसरे तक पहुंचाना। ऐसे ही हमारी सबसे पुरानी स्क्रिप्ट लिपि मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लेकिन क्योंकि वो टूट गई, ख़राब हो गई, यानी उसका कुछ भी हमें शेष पार्ट मिला नहीं है, इसके उससे रिलेटेड जो भी हमारी लैंग्वेजेस थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल की जाती थी, उसकी अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो लिपि को बचा नहीं पाया गया।
Maharshi Panini was a great grammarian, Sanskrit grammarian. The most important book of this time is Maharshi Panini's Ashtadhyayi, which is a noteworthy book of Sanskrit grammar of 14th century. Sanskrit is considered the language of Aryans, language of sages or language of scholars. It has been accepted by all at the international level that Sanskrit is the best language for the computer use. महर्षि पन्नी नाम के एक महान संस्कृत ग्रामरियन, जिनको व्याकरण का नॉलेज होता है, ऐसे महान व्याकरण संस्कृत भाषा के माने जाते हैं, और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका जो उस समय काफ़ी फेमस मानी जाती थी, वो थी महर्षि पन्नीस अष्टाध्यायी, जो कहीं ना कहीं एक अहम काम माना जाता है किस क्षेत्र में, तो संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में। वो भी कब? 4th सेंचुरी के टाइम पे। संस्कृत भाषा को माना जाता है कि आर्यन लोग जो हमारे देश में आए थे, जो अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, उनकी लैंग्वेज मानी जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, संत महंत हो गए और जो विद्वान हो गए, उनकी भाषा भी कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। और इसी वजह से संस्कृत भाषा को पूरे विश्व में बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। किस क्षेत्र का? कंप्यूटर के इस्तेमाल का। संस्कृत जो है वो अहम भाषा मानी जाती है हमारी नॉलेज के लिए, हमारा साइंस के लिए, रिलीजन के लिए और फिलोसॉफी के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब एंशिएंट यानी पौराणिक, पुरानी हमारी जो भारतीय साहित्य है वो कौन कौन से हैं, यहाँ हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो वेदास, सबसे पहले वेदा के बारे में पढ़ेंगे। वेदा मीन्स नॉलेज, दे आर 4। वेदा मीन्स जानकारी होना, ज्ञान होना। किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का ले लो भले। अब वो कितने हिस्सों में बताया गया है? तो 4, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वेदा के बारे में। द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर इज ऋग्वेदा। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस. It is a wonderful work divided into 10 divisions. Most of the verses are prayers of God. They were used during the yagnas. Among the verses, those worshipping Usha, the goddess of dawn, are fascinating. This work describes political, social, and religious matters of Aryans who were residing in the region of सप्त सिंधु। तो ऋग्वेदा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पुरानी किताब अगर कोई मानी जाती है भारतीय साहित्य की तो वो है ऋग्वेदा, जिसके अंदर 1028 वर्सेस हैं। अब वर्सेस क्या होता है मैं बता दूं, जैसे श्लोक होते हैं वैसे ही वर्सेस भी होता है, जहाँ पे मौखिक रूप से चीज़ों को बताया जाता है। और इन कामों को उन्होंने विभाजित किया था 10 डिविजन्स में। ज़्यादातर वर्सेस क्या है? प्रार्थनाएं हैं भगवान से जुड़ी हुई, जो कब इस्तेमाल की जाती थी? यज्ञ के समय। इन सभी वर्सेस में ज़्यादातर कौन सी माता का पूजा पाठ बताया गया है? तो उषा यानी शाम की जो देवी होती है, जो डॉन यानी इवनिंग जो होता है, उसकी देवी की पूजा बताई गई है, जो अपने आप में कैसी बताई जाती है? अद्भुत बताई जाती है। ये काम जो है कहीं ना कहीं बताता है राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे आर्यंस जो थे वो कैसे रहते थे, और जहाँ वो रहते थे उनका उठना बैठना, उनकी पूजा पाठ करने की जो तरीका था वो बताता है। और ये आर्यन लोग कहाँ रहते थे? तो सप्त सिंधु नदी के किनारे। अब बात करते हैं सामवेदा के बारे में। 3 other Vedas are also composed after Rigveda. Out of them, Samveda was composed to focus on the process of recitations of verses. Hence, it is known as the Gangotri of music. ऋग्वेदा के आने के बाद 3 और वेदाओं को रचा गया, जिनमें से सामवेदा जो है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा प्रेशर डालता है, या उसका केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? तो वो है रेसिटेशन ऑफ वर्सेस। जैसे श्लोक को हम गाते हैं वैसे वर्सेस को भी रिसाइट करना, गाना। इसी वजह से इसे गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट कम्स यजुर्वेदा। इट इज़ कॉल्ड अ वेदा ऑफ यज्ञास. It is composed in both the forms, prose and verse. This describes the hymns recited at the time of yajnas, the religious practices and rituals. ये जो यजुर्वेद है उसे यज्ञ से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस वेदा को यज्ञास कहा जाता है। ये दोनों तरीके से लिखे गए हैं, प्रोस में यानी एज अ पैरा, और वर्स मतलब हम गा भी सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बताया जाता है एक तरीके से उच्चारण करना, गाना। और हम जानते हैं जब हम यज्ञ करते हैं तो हम कुछ श्लोक को बोलते रहते हैं, तो सेम तरीके से इसे भी गाया जाता है, या जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं उन सभी समय में।
अब बात आती है अथर्ववेद की। अथर्वा वेदा डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास। तो ये जो वेद है ये हमें बताता है क्या हमारी क्या क्या रिचुअल है, चीज़ों को करने का जो तरीका है वो, और हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारा भारतीय संस्कार है उसके बारे में ये वेद बताता है। तो यहाँ तो हमने पढ़े 4 वेदों के बारे में, अब पढ़ने जाते हैं उपनिषद के बारे में। The Upanishadic literature gives us a vivid descriptions and analysis of the beginning of the universe, the mysteries of life and death, materialistics and spiritual world, etc. Brihadaranya and Chandogaya are the earliest of Upanishads in the dialogue form. They are 108 in all as mentioned in मुक्तिको उपनिषद। तो उपनिषदिक लिटरेचर जो है, उपनिषद का जो भी साहित्य है वो हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से डिटेल देता है और हमें वो जताता है कि कैसे ये जो ब्रह्मांड है इसकी शुरुआत हुई थी, इसके पीछे का जो मिस्ट्री है, भले वो जीवन से जुड़ा है या मौत से जुड़ा है, उसके बारे में कौन जानकारी देता है? उपनिषद से जुड़ा हुआ लिटरेचर यानी साहित्य। जो आर्टिफिशियल लाइफ है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, ऐसी दुनिया जो है वो कैसे शुरू हुई थी, इसी वजह से इसे बृहदारण्य और चांदोगया भी कहा जाता है। अब ये 2 चीज़ें हैं, ये उपनिषद में पाई जाती हैं। किस फॉर्म में? डायलॉग फॉर्म में। जैसे कन्वर्सेशन होता है 2 लोगों के बीच में जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे से बातचीत करता है, तो यहाँ जो बृहदारण्य और चांदोगया है वो उपनिषद से जुड़ा हुआ है और वो मिलता है डायलॉग फॉर्म में। उसके अंदर 108 मुक्ति को उपनिषद दिखाए गए हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में। तो many Brahmanical epics were composed to understand the meaning of Vedic literature. Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in Brahmanical literature. Vedic literature and directive principles regarding behavior have been explained broadly. अब ब्राह्मणिकल लिटरेचर क्या है? तो ऐसे बहुत सारे शौर्यता की या वीरता की जो कहानियाँ होती हैं वो कंपोज्ड बनाई गई थी। कब? वैदिक लिटरेचर के मीनिंग को पाने के बाद। और इसके लिए हमें इसे जानना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के पीछे का जो रहस्य है वो किस पर आधारित माना जाता है? वेदों के ऊपर। और इसीलिए उसको किस फॉर्म में बनाया जाता था? तो पोएटिक, यानी जिसे गाया जा सके, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान देता है तो वो है ब्राह्मणिकल लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर जो है वो और उससे जुड़े हुए जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो सीधे सीधे उससे रिलेट करते हैं वो किस पे आधारित है? हमारा जो बिहेवियर होता है, और उसे उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली यानी ब्रॉडली काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से समझाया है ब्राह्मणिकल लिटरेचर के अंदर। अब बात करते हैं अरण्यकास। Aryans used to spend their last phase of life in Aranyakas, making their ashrams in Aranyakas forest. They composed literature based on philosophy, which was the result of their deep thinking. It is known as Aranyakas. तो अरण्यकास यानी आर्यनों के द्वारा रचा गया आखिरी समय, जब वो अपने जीवन के अंत में थे, उस समय उन्होंने क्या बनवाया? आश्रम बनवाया। कहाँ पर? जंगलों में। उन्होंने साहित्य की रचना की, किस पर? फिलोसॉफी पे आधारित। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कैसे पहुँच गए? काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है अरण्यकास। जब वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पे थे, फेस पे थे, और उन्होंने साहित्य की रचना की, किस पर? फिलोसॉफी पर, जिसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता था। तो इस तरीके की सिचुएशन को कहा जाता है अरण्यकास। Then comes Vedangas. The Vedangas literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology and astronomy. Vedangas साहित्य जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? धार्मिक जो भी काम किए जाते हैं, जो हमारा तौर तरीका है, ग्रामर है, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिषी शास्त्र की बात करें, या जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करें, इन सभी से जुड़ा हुआ माना जाता है Vedangas. The Ramayana and the Mahabharata are 2 great Indian epics. The present form of these epics can be traced back to the 2nd century. The Ramayana has the story of Ramchandra, the king of Ayodhya. The Ramayana is the smaller epic than the Mahabharata. It narrates many attractive stories of adventure. The Mahabharata is the world's largest epic, has 1 lakh verses.
This describes the war between Kauravas and Pandavas. Besides, it also consists of numerous stories. The Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, expounds the deep philosophical principles. It conveys the message of achieving moksha or salvation through jnana, कर्मा एंड भक्ति। हम जानते हैं, रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, दो ऐसे ग्रेट इंडियन एपिक्स यानी हीरोइक स्टोरीज मानी जाती है जो अपने आप में एक मिसाल बनती है। फिलहाल अगर हम देखने जाएं तो इसकी शुरुआत अंदाज़न दूसरी सदी में हुई होगी। रामायण जो कि कहानी मानी जाती है श्री रामचंद्र की, जो अयोध्या के राजा थे। रामायण जो है वो छोटी एपिक मानी जाती है कंपैरेटिवली महाभारता से। इसके अंदर बहुत सारी अद्भुत अचंभित करने वाली कहानियाँ नज़र आएंगी, जबकि महाभारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा एपिक माना जाता है, जिसके अंदर 1,00,000 वर्सेस नज़र आएंगे। ये किसके ऊपर आधारित है? एक युद्ध के ऊपर आधारित है जो कौरवास और पांडवास के बीच में हुआ था। इसके अलावा इसके अंदर अनगिनत कहानियाँ देखने को मिलेंगी। इसका एक हिस्सा माना जाता है क्या? भगवत गीता, जो महाभारत का एक हिस्सा माना जाता है, जो कहीं ना कहीं जो उनके सिद्धांत होते थे जीवन को लेकर के, फिलोसॉफिकल जो उनकी बातें होती थी, उसके ऊपर आधारित है। ये हमें मैसेज देता है हमें कैसे मोक्ष पाना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, किस माध्यम से? तो ज्ञान के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से। Both the epics, the Ramayana and the Mahabharata, have been influencing millions of Indians and the literature for a long time. They have implanted motivational seeds of sanskara in the Indians. दोनों एपिक स्टोरीज के बारे में बात करें, भले वो रामायण है या महाभारत, उसने सैकड़ों की संख्या में जो भारतीय हैं उनको अपने तरफ प्रभावित किया है, आज से नहीं बहुत टाइम से। और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे अंदर किसका बीज आरोपित किया है? तो संस्कारों का। हम जानते हैं हमारा देश अपने संस्कारों की वजह से पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। During this period of Sanskrit literature was produced which contained a good combination of religious and worldly aspects of life. The Puranas played an important role in explaining initial Vedic religion. Of early time, during this period, many scriptures and Smriti Granthas were composed. These scriptures dealt with science and philosophy. For example, Kautilya's Arthashastra is a book of management as well as book of various topics such as arts, mathematics and other sciences. The Smriti Granth as explains the religious teachings, laws and customs. जिस पीरियड में संस्कृत साहित्य को ढूंढा गया था वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। किसका? धर्म का और जो जीवन को जीने का जो तरीका है, विचार है, उसका, जिसमें पुराणों ने काफ़ी अहम रोल निभाया है। क्योंकि वेद जो पीरियड था जहाँ पे वेदों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसकी वजह से ही जीवन कैसे जिया जाता है उसके बारे में हमें पता चला। उस समय बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, जो लिपियाँ होती हैं, और स्मृति ग्रंथास यानी जो हम चीज़ों को बाई हार्ट याद करते हैं, वो रचे गए। इन स्क्रिप्चर्स की बात करें तो वो किससे जुड़ा हुआ था? विज्ञान से और फिलोसॉफी से, जीवन जीने के तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, जो मैनेजमेंट माना जाता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना, उसके ऊपर उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, जिसमें कला हो गई, गणित हो गई या अलग विज्ञान शास्त्रों के बारे में बात करें वो। तो स्मृति ग्रंथ जो है वो हमें समझाता है कि जो हमारी धार्मिक जानकारियाँ हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो हमारे कानून हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो कैसे चलाए जाते हैं और कैसे उनको बनाया गया था। The earlier Buddhist literature was written in Pali. As it is divided into 3 sections, it is known as Tripitaka. It consists of Sukta Pitaka, Vinaya Pitaka and Abhidhamma Pitaka. Besides, many other works were also composed in Buddhist literature. Gupta period was known as the golden period for the growth and development of Sanskrit poems and dramas. The great writers like Kalidasa, Bhavbhuti, Bharvi, Bhatrihari, Banabhatta, Mangha and many others belonged to this period. Of these, Kalidasa is known as all over the world. His works Kumar Sambhava,
Raghuvansham, Meghdut, Abhigyan Shakuntalam, and Rutum Samhar are renowned for their best poetic and dramatic style. Bana wrote the Kadambari and Harsha Charitra, a biography of King Harsha. Other works of the period are Bhavbhuti's Uttar Ram Charitra, Bhairavi's Kiratar Juniyam, Vishakha Datta's Mudra Raksha, Shudraksha, Mrichhi Katikam, and Dandi's Dash Kumar Charita. The subjects of these works were political events, romance, allegories, comedies and philosophy. तो जब बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में बात करें तो हम जानते हैं उस समय पे बुद्धिस्ट साहित्य जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था, और वो भी किस भाषा में? पाली भाषा ऐसी होती है जो इजी अंडरस्टूड लैंग्वेज मानी जाती है, जिसमें हम जो बुद्धिस्ट धर्म जो थे वो जो प्रीचिंग्स में जो ज्ञान बांटने का काम करते थे वो किस भाषा में करते थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, इसी वजह से उसको कहा जाता है त्रिपिटिका। पहला जो था उसे सुक्ता पितिका कहते हैं, दूसरे को विनायका और तीसरे को अभिधम्मा पितिका। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम थे जो बुद्धिस्ट साहित्य में देखने को मिलते हैं। गुप्ता पीरियड जिसको हम जाते हैं कि गोल्डन पीरियड के नाम से माना जाता है, क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा का तो बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ ही था, उसको डेवलप करने का भी काम किया गया था, बट वो भी किस माध्यम से? कविताओं के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से। उस समय कुछ महान ऑथर्स यानी राइटर्स भी मिले थे, जिसमें कालिदास हो गए, भावभूति, भारवी, भातृहारी, बाना भट्टा, मंगा और ऐसे बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो उस पीरियड से, किस पीरियड से? गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कालिदास जो अपने आप में काफ़ी वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं, उनकी रचनाएं आज की डेट में भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। उनके कामों की बात करें तो कुमार संभवा हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम या ऋतु संहार के बारे में बात करें, वो बेस्ट से बेस्ट पोएटिक मीन्स काव्य और जो ड्रामा होती है उसके लिए फेमस माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने जो रचनाएं रची हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी मानी जाती है। फिर अगर बात करें बाना की तो उन्होंने कादम्बरी रचा था और हर्षा चरित्र क्या होता है? किंग हर्षा जो हर्ष राजा थे उनकी जीवन पे रची गई जो बायोग्राफी होती है, हाँ, उसके ऊपर इन्होंने बनाया है। इसके अलावा भावभूति की बात करें उत्तर रामचरित्र या भैरवी की बात करें किरातर जुनियाम, विशाखा दत्ता की बात करें जिन्होंने मुद्र रक्षा बनाया था, या शुद्राक्ष की बात करें जिन्होंने मृच्छी कतिकम बनाया था, या डांडिस की बात करें जिन्होंने दाश कुमार चरिता रचा था, ये सभी जो पोएट हैं या जो राइटर्स हैं इन सभी का विषय एक ही होता था। क्या विषय होता था? राजनीतिक जो घटनाएं घटी हैं वो, रोमांस हो गया, जो आक्षेप लगाना होता है एक दूसरे पे, कटैक्स जिसको सटायर कहते हैं वो हो गया, कॉमेडी की बात हो गई, या जीवन को जीने का जो तरीका है, इन सभी विषयों पे ही कि सभी महान राइटर्स जो हैं वो अपनी चीज़ों को रचना पसंद करते थे। Verses were composed in earlier from of Gujarati language. In the course of time, Gujarati language developed and many literary works were composed in it. The heritage of Gujarati literature was made prosperous by literary contribution of Narsi Mehta, Mirabai, Dayaram Akho, Premchandra, Pritam and others who composed beautiful verses, songs, garba, narrative poems and chappas, etc. After that, the scholars like Narmad, Naval Ram, Kishore Lal, Mashurwala, Panna Lal Patel, Umashankar Joshi, Mahipatram, Ruparam, Neelkant, Govardharam, Tripathi and others enriched the Gujarati literature through their works. वर्सेस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी वर्सेस थे जो गुजराती भाषा में भी उस समय लिखे गए थे। कुछ समय बाद जो गुजराती भाषा जो थी वो ऑलमोस्ट हर रिटन वर्क्स में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, जिसमें गुजरात की जो धरोहर है, संस्कृति है, उसके बारे में भी बताया गया है। और इसको फलने का, इसको अच्छे से फेमस करवाने का काम अगर कुछ लोगों ने किया है तो वो है नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अक्खो, प्रेमचंद, रुपारम, नीलकंठ, गोवर्धनम, त्रिपाठी एंड अदर्स एनरिच्ड द गुजराती लिटरेचर थ्रू देयर वर्क्स।
प्रेमचंद्र, प्रीतम और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्सेस के माध्यम से, गाना के माध्यम से, गरबा के माध्यम से या जो सुनाई जाने वाली कविताएं होती हैं, जो छप्पा होते हैं, इनके माध्यम से पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में उसे प्रचलित किया। इसके बाद कुछ विद्वान आए जिसमें नर्मद, नवल राम, किशोर लाल मशहूरवाला, पन्ना लाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपतरम, रूपारम, नीलकंठ, गोवर्धन त्रिपाठी या फिर दूसरे लोगों के बारे में बात करें, गुजराती साहित्य को इन्होंने फेमस करवाया अपने कामों के द्वारा। Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. At that time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad's दरबार-ए-अकबरी is one of the best works of Urdu language. गुजराती के बाद अगर हम दूसरी भाषा के बारे में बात करें तो वो है उर्दू। उर्दू प्रोस को भी उस टाइम पे डेवलप किया गया था, 18वीं सदी के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बहुत सी चीज़ों को ट्रांसलेट करने की बात आई संस्कृत से उर्दू में। तो ये कब शुरू हुआ? 18वीं सदी में। कुछ ऐसा टाइम आया जब वहाँ पर उर्दू भाषा में लिखी हुई कुछ काव्य जो हैं, जो रचनाएं हैं, जो गद्य कहा जाता है, वो भी नज़र आना शुरू हुए, जिसको अगर हम एग्ज़ाम्पल लेने जाएं तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की द्वारा रची गई दरबार-ए-अकबरी जो अपने आप में बेस्ट वर्क माना जाता है उर्दू भाषा की। तो यहाँ पे हमने आज देखा कि किन किन भाषाओं में एंशियंट लिटरेचर को लिखने का, ट्रांसलेट करने का काम किया गया, किन किन कवियों ने, किन किन राइटरों ने अपना अपना योगदान दिया हमारे भारतीय साहित्य को आगे प्रचलित करने में।